Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस तरीके से काम करता है, हाउ इट एग्जैक्टली work. In this video we will discuss about the nomenclature as well as the mode of cutting. किस तरीके से restriction endonuclease exactly कट लगाता है और कैसे ants produce करता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे mode of cutting, किस तरीके से restriction endonuclease कट लगाता है. Oblique cut, पहला कट जो restriction endonucleases की वजह से बनता है, that is oblique cut. In this cut, restriction endonuclease cut at little away from the center of palindromic sequence. जो भी palindromic sequence है उसमें सेंटर से अवे कट करता है, यानी कि सेंटर में कट नहीं करता है, सेंटर से हट के अवे फ्रॉम द सेंटर कट लगाता है. क्लियर? तो जब ये अवे फ्रॉम द सेंटर कट लगाता है तो जो एंट्स प्रोड्यूस होते हैं, सच एंट्स आर नोन एज स्टिकी एंट्स. ऐसे एंट्स को हम क्या बोलते हैं? स्टिकी एंट्स बोलते हैं. सो हियर इट प्रोड्यूसेस स्टिकी एंट्स. एग्जाम्पल इको R1. एग्जाम्पल क्या है? इको R1. राइट? मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है GAATTC. हमें ये पता है कि एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक पर्टिकुलर क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, वहीं पे कट लगाता है. अब यहाँ पे मान लीजिए ये कितने बेस पेयर है? 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर है. अगर यहाँ माने तो ये इसका सेंटर है, बट ये सेंटर में कट नहीं लगाता है, इट कट्स अवे फ्रॉम द सेंटर. ये सेंटर से अवे कट लगाता है, सेंटर से दूर कट लगाता है. मान लीजिए इसने यहाँ पे कट लगाया और दूसरे स्टैंड में भी A और G के बीच में ही कट लगाया. तो जब यहाँ से यहाँ पे यहाँ कट लगाया, यहाँ पे यहाँ कट लगाया, तो इस तरीके से ये पूरा पार्ट कट जाएगा. और जब ये पूरा पार्ट कट हो जाएगा तो जो एंट्स प्रोड्यूस होंगे, सच एंट्स आर नोन एज स्टिकी एंट्स. इस तरीके से क्या प्रोड्यूस होंगे? स्टिकी एंट्स. ये अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा. क्लियर है? तो ये पार्ट जब अलग हुआ तो ये जो एंड्स बने, इन्हीं एंड्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं एंड्स को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स. क्लियर? अब मान लीजिए अगर इस एंड को यहाँ पे फिर से रखा जाए तो TA का कॉम्प्लीमेंट्री, फिर TA का कॉम्प्लीमेंट्री है, AT का कॉम्प्लीमेंट्री है, ये वाला एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो चिपकने में आसानी होगी. तो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक पर्टिकुलर कट लगाते हैं. कट में भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने वाला कट या फिर ब्लंट एंड प्रोड्यूस करने वाला कट, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे ये जो कट है इसको हम कहते हैं स्टिकी. ये जो कट है दैट इज ऑब्लिक कट, और इससे जो एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, सच एंड्स आर नोन एज स्टिकी एंड. इसको हम हैंग ओवर या ओवर हैंग भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? ओवर हैंग. ओवर हैंग मतलब इस तरीके से ये कट लगता है और अगर इसको आमने सामने रखा जाए तो ये वाला पार्ट इसका या ये वाला पार्ट इसका कॉम्प्लीमेंट है. इसको स्टिकी एंड या ओवर हैंग्स भी बोला जाता है. अब यहाँ पे ओब्लिक कट क्यों बोला गया? यहाँ पे ये जो कट लगा है ये इस तरीके से ओब्लिक है. इस तरीके से देखा जाए तो ये ओब्लिक कट है. ओब्लिक जो है इस तरीके से बन रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा ओब्लिक कट. क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? मोड ऑफ कटिंग में ओब्लिक कट. ओब्लिक कट होने से कैसे एंड्स प्रोड्यूस होते हैं? ओब्लिक एंड से स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ कटिंग में स्ट्रेट कट. स्ट्रेट कट का मतलब है जो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसमें बीच में से कट लगा दिया. जो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसमें बिल्कुल सेंटर में से कट लगा दिया, बिल्कुल सेंटर से उसको कट कर दिया. तो जब सेंटर में से कट किया तो एंड्स स्टिकी नहीं बनेंगे, ब्लंट एंड्स बनेंगे. तो जब स्ट्रेट कट किया जाता है, सीधा सीधा काटा जाता है, तो कैसे एंड्स बनते हैं? ब्लंट एंड्स. क्लियर? सो इन दिस RE cuts at the center of palindromic sequence. RE कहाँ पे कट लगाता है?
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर में कट लगाता है, क्लियर। और जब सेंटर में कट लगाता है तो उससे जो एंड प्रोड्यूस होते हैं उन एंड्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड्स। एग्जाम्पल SMA1, क्लियर। SMA1 ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। एक जो भी एंडोन्यूक्लियसेस हम यूज करेंगे या तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेंगे या ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेंगे। सारे स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सारे ब्लंट एंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखनी है। मान लीजिए ये SMA1 की साइट है जहां पे वो कट लगाता है, क्या है, CCCGGG, कॉम्प्लीमेंट्री CCCGGG। अब जब बिल्कुल सेंटर में कट लगाया जाएगा तो 3 बेस पेयर यहां रह जाएंगे, 3 बेस पेयर यहां रह जाएंगे। तो यहां पे कट लगने के बाद इस तरीके से सेंटर में ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, तो बिल्कुल सीधा सीधा कट लगा। तो जब सीधा सीधा कट लगता है, स्ट्रेट कट लगता है, तो कैसे एंड प्रोड्यूस होते हैं, ब्लंट एंड्स। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी ब्लंट एंड या स्टिकी एंड में जब जोड़ने का काम आएगा, जब इसको डिजायर्ड जीन से जोड़ना होगा या XYZ कोई भी काम करना होगा, लाइगेशन एक्टिविटी करनी होगी, तो सबसे बेहतर क्या माने जाते हैं, स्टिकी एंड्स माने जाते हैं। यानी कि स्टिकी एंड्स को इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि उनके कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं उससे लाइगेशन अच्छे से हो जाता है। बट जब ब्लंट एंड प्रोड्यूस होते हैं तो कुछ अडेप्टर्स लगाने पड़ते हैं इनको जोड़ने के लिए। तो हमने क्या पढ़ा, मोड ऑफ कटिंग। मोड ऑफ कटिंग में जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है तो 2 टाइप के कट वो लगाता है। पहला ओब्लिक कट, ओब्लिक कट से जो एंड प्रोड्यूस होते हैं सच एंड्स आर नोन एज स्टिकी एंड्स। वहीं जब हम स्ट्रेट कट की बात करते हैं तो जब स्ट्रेट कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो जो एंड प्रोड्यूस होते हैं सच एंड्स आर नोन एज ब्लंट एंड्स, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट कि नेमिंग कैसे की जाती है। अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नेमिंग की जाए तो किस प्रकार से नेमिंग की जाएगी, क्लियर। तो यहां पे नेमिंग बहुत ध्यान रखनी है। जैसे अभी हमने पढ़ा इको R1, क्लियर, इको R1। इसी के साथ एक और नाम आया था SMA1, SMA1, या इसको अगर हम इस तरीके से इको R1 SMA1 इसको आई के फॉर्म में या स्ट्रेट भी लिखें तो भी इसमें सही माना जाता है। हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 and 1, रोमन लेटर, राइट। अब यहां पे जब एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की आप नेमिंग करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसा आपने डाइवर्सिटी में पढ़ा है कि जब भी किसी स्पीशीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करनी होती है तो ऑर्गेनिज्म की नेमिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की नेमिंग में जीनस का नेम, स्पीशीज का नेम रखा जाता है। यहां पे भी मान लीजिए कुछ वही कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला लेटर है इधर दिस वन और दिस वन, किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो पहला लेटर है वो उसके जीनस के नेम को रिप्रेजेंट करता है। किसके नेम को रिप्रेजेंट करता है, जीनस के नेम को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल में लिखा जाता है। ये भी थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर का, जब भी हम बाइनोमियल नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म की, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का ही हल्का सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है, राइट। सो हियर द फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द जीनस, ये जीनस का नेम है। सेकंड एंड थर्ड वन, ये सेकंड ये थर्ड, यहां पे भी ये सेकंड और ये थर्ड जो कि स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, दिस रिप्रेजेंट स्पीशीज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। जो फोर्थ वन है, जो फोर्थ लेटर है, ये किसी किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में होता है, किसी किसी में नहीं होता। बट ये जो फोर्थ वन है दिस इज द स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब जब हम बात करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं तो ये बहुत सारे स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से थोड़ा सा अंतर दिखा रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन दिखा रहा है, क्लियर। तो वो स्ट्रेन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो R है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड
जो भी रोमन लेटर्स हम यूज करते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इनका आइसोलेशन कैसे हुआ, यानी कि आइसोलेशन में इनका थीम क्या है, पहले आइसोलेट हुआ उसके बाद आइसोलेट हुआ। अगर किसी बैक्टीरिया से कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहले हुआ तो वो 1 हो जाएगा, उसके बाद वाला 2 हो जाएगा, उसके बाद वाला 3 हो जाएगा, क्लियर है, उसके बाद वाला 4 या 5 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। द फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स जीनस ऑफ बैक्टीरिया। नेचुरली हमें ये पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस को हम कहां से आइसोलेट करते हैं, बैक्टीरिया से। प्लांट से नहीं कर सकते, एनिमल से नहीं कर सकते, कहीं से भी नहीं कर सकते, हम किससे आइसोलेट करते हैं, बैक्टीरिया से। तो पहला लेटर जीनस नेम है, जीनस किसका, बैक्टीरिया का। तो फर्स्ट लेटर इज द जीनस ऑफ द पर्टिकुलर बैक्टीरियम, जो भी बैक्टीरियम से आइसोलेट किया गया है, राइट। नेक्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेटर, I told you earlier, second and third, second, third, second, third indicate species। बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रहे हैं तो नेचुरली स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर, किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ लेटर इज ऑप्शनल, ये किसी में होता है किसी में नहीं होता, ऑप्शनल है। सो फोर्थ लेटर रिप्रेजेंट या इंडिकेट्स स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, किसको रिप्रेजेंट करता है, बैक्टीरिया के स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। एंड रोमन नंबर, जो रोमन लेटर है या जो रोमन न्यूमेरिकल है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। जिस ऑर्डर में एंजाइम को आइसोलेट किया गया है, जिस ऑर्डर में एंजाइम को आइसोलेट किया गया उसको रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कोई पहले आइसोलेट किया गया तो 1 हो जाएगा, बाद में किया गया है तो 2 हो जाएगा, उसके बाद में किया हुआ है तो 3rd हो जाएगा, क्लियर। सो अगर हम देखें, आई अगेन रिपीट, हाउ वी कैन नेम अ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसकी नेमिंग की जाती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। सो हाउ वी नेम द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज द nomenclature of restriction endonucleases. What is nomenclature of restriction endonucleases? For example, EcoR1. So here the E represent the name of the genus. Clear? ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ पे इरिशिया, दैट इज E stands for इरिशिया, E stand for इरिशिया, that is the name of the genus. CO represent the species. C and O किसको रिप्रेजेंट करता है, C and O, this C and O, right, ये species को रिप्रेजेंट करता है। R जो रिप्रेजेंट करता है, R रिप्रेजेंट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। किस स्ट्रेन से लिया गया है, RY13 से, ई कोलाई, यानी कि यहाँ पे EcoR1 किस स्ट्रेन से लिया गया है, RY, किससे लिया गया है, RY13 से लिया गया। एंड I दैट इज 1 जिसे हम कह रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट, जो कि हम बोलेंगे रोमन न्यूमेरिकल। ये जो रोमन न्यूमेरिकल है ये फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, पहला एंजाइम है जो बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। तो EcoR1 की नेमिंग में जीनस नेम, सेकेंड एंड थर्ड स्पीशीज नेम। अगर यहाँ पे स्ट्रेन गिवन है तो जो फोर्थ लेटर दैट इज ऑप्शनल, यहाँ पे गिवन है तो ये द स्ट्रेन नेम, जहाँ EcoR1 का स्ट्रेन क्या है, RY13। एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी रोमन न्यूमेरिकल यहाँ पे लिया गया, दैट इज द ऑर्डर इन विच द एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से नेमिंग की जाती है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम समझ लें। मान लीजिए यहाँ पे एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये एक बैक्टीरियम है, ये इसका डीएनए है, राइट। ये इसका डीएनए है,
what is the name of the bacteria Haemophilus influenza, right? Haemophilus influenza, right? अब बहुत ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये हमें पता है कि ये जीनस नेम होता है, ये हमें पता है स्पीशीज नेम होता है, ये हमें पता है स्पीशीज नेम होता है, क्लियर? ये हमें पता है। तो पहला लेटर H रिप्रेजेंट नेम ऑफ द जीनस ऑफ द बैक्टीरिया, genus of the bacteria. IN indicate species of the bacteria, indicate species of the bacteria. अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेन हैं बैक्टीरिया के, बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रेन्स होते हैं, क्लियर? तो यहाँ पे दो स्ट्रेन है, मान लीजिए RF और D, ये दो स्ट्रेन है, और ये जो बैक्टीरियम है ये है D स्ट्रेन का, RD स्ट्रेन का। किस स्ट्रेन का है? RD। अब हम देखें R और R दोनों में कॉमन है, यहाँ पे R इस स्ट्रेन में भी है, R इस स्ट्रेन में भी है, तो फोर्थ लेटर ऑप्शनल है, बट यहाँ पे स्ट्रेन है तो हमें लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लेंगे? D। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? D। ये हमने ले लिया D। मान लीजिए ये पहला एंजाइम है, ऑर्डर के हिसाब से देखें तो ये पहला एंजाइम है जो इस बैक्टीरियम से आइसोलेट किया गया है, तो यहाँ पे बोलेंगे HIND1। इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी? HIND1। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर जीनस नेम, सेकेंड एंड थर्ड स्पीशीज, फोर्थ वन इज स्ट्रेन, एंड ये जो है ऑर्डर, जिस ऑर्डर में ये आइसोलेट किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो RE है ये बना कौन रहा है? तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे इसको बनाने का जो क्रेडिट जाता है इसी बैक्टीरिया के DNA को जाता है। इसका ये DNA है, इसका ये जीन है, यहाँ से ये जो जीन है ये वही RNA बना रहा है। RNA से क्या बन रहा है? RNA से प्रोटीन बन रहा है, और प्रोटीन से एंजाइम बन रहा है, और ये एंजाइम 1 बना। वहीं इसी बैक्टीरियल DNA का जीन या DNA ने क्या बनाया? RNA बनाया, RNA से प्रोटीन बना, प्रोटीन से बना एंजाइम। यहाँ पे एक और जीन है, इसने भी यहाँ पे बनाया एंजाइम, क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या ध्यान रखें कि सबसे पहले ये आइसोलेट किया गया था तो ये HIND1 हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे ये आइसोलेट किया गया था तो ये हो जाएगा HIND2, थर्ड नंबर पे ये आइसोलेट किया गया तो ये हो जाएगा HIND3। तो इस तरीके से आइसोलेशन किस ऑर्डर में हुआ है उससे ये रोमन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जब हम नेमिंग करते हैं तो हमें उस बैक्टीरिया का ध्यान रखना है, उसके स्ट्रेन का ध्यान रखना है, और एंजाइम किस ऑर्डर में आइसोलेट किया गया है उसका भी ध्यान रखना है, क्लियर है? तो यहाँ पे सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला डिस्कवर्ड RE तो HIND2 है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, क्लियर? तो यहाँ पे अगर HIND1 और HIND2 में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये है डिस्कवरी से रिलेटेड बात, और ये जो बात है ये है ऑर्डर से रिलेटेड। 1, 2 एंड 3 ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है जिस ऑर्डर में उस बैक्टीरियम से वो एंजाइम आइसोलेट किया गया है, और जो पहला डिस्कवर्ड है दैट इज HIND2। तो हमने क्या पढ़ा? जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नेमिंग करते हैं, जब भी हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नेमिंग करते हैं तो उसमें जो पहला लेटर है दैट इंडिकेट जीनस ऑफ द बैक्टीरिया, द सेकेंड एंड द थर्ड लेटर represent the species of the bacteria, the fourth letter is the optional, it represent the strain of the bacteria, and the fourth
One is the numerical, that is the Roman numerical that represent the order in which the enzyme isolated from the bacteria. तो इस तरीके से नेमिंग की जाती है RE की, राइट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफरेंट नेम्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, उनकी रिकॉग्निशन साइट और वो किस तरीके के एंड प्रोड्यूस करते हैं, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है. क्लियर? तो ये याद रखना है. सबसे पहला इको R1, सबसे पहला इको R1, इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं कि इको R1 की जो रिकॉग्निशन साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट होती है दैट इज GAATTC, और जो एंड प्रोड्यूस करता है दैट इज स्टिकी एंड्स, राइट. सो इको R1 की GAATTC रिकॉग्निशन साइट है, और जो एंड ये प्रोड्यूस करता है, सच एंड्स आर नोन एज स्टिकी एंड्स. कैसे एंड प्रोड्यूस करता है? स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है. सेकेंड, हिंट 3, AAGCTT, क्लियर? ये भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है. स्टिकी एंड मतलब ओब्लिक कट लगाएगा और स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा. थर्ड इज BAMH1, GGATCC. हमें केवल ये 3 लेटर याद हो जाएंगे तो पूरी सीक्वेंस हमें पता चलेगी. कैसे? बहुत ध्यान से समझना है. जब हम इस सीक्वेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे A और T कॉम्प्लीमेंट्री, G और C कॉम्प्लीमेंट्री, G और C भी कॉम्प्लीमेंट्री. तो ये 3 जो अल्फाबेट्स हैं ये हमें याद रहने चाहिए, 3 लेटर्स हमें याद रहने चाहिए, तो हम पूरी सीक्वेंस को लिख सकते हैं. तो इको R1, हिंट 3, BAMH1, ये तीनों के तीनों क्या बनाते हैं? स्टिकी एंड्स. कैसे एंड प्रोड्यूस करते हैं? स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? यानी कि ओब्लिक कट लगाते हैं. नेक्स्ट है HAE थर्ड, थर्ड भी बोला जाता है इसको. GGCC, हमने ये पढ़ा था कि जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसमें जो बेसेस हैं, जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, बेस पेयर हैं, वो 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं. तो यहाँ पे 4 हैं. तो यहाँ पे हे थर्ड कैसा एंड प्रोड्यूस करता है? ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट SMA1 की जो साइट है GGCCC, GGG. क्लियर? तो यहाँ पे ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री याद रहेगा. तो ये भी ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये बिल्कुल सेंटर से कट करता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इको R5, इको R5 की GATATC साइट है, ये भी ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है. सो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. केवल आपको यहाँ पे 3 लेटर याद रखने हैं. ये जो 3 आपने याद रख लिए तो आप इससे इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इससे इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इससे इसका कॉम्प्लीमेंट्री और इससे ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप बना सकते हैं. तो इन दिस वीडियो हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की नेमिंग की जाती है और किस तरीके का वो कट लगा के कैसे एंड्स प्रोड्यूस करते हैं.